दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 नवंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं हमारे चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि कल बिहार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ के आवास पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी की गई। इसके अलावा भी उनके कई ठिकानों पर टीम द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के लिए गुरुवार की सुबह इनकम टैक्स विभाग की टीम राजधानी पटना के पाटलिपुत्र में स्थित गोसाई टोला में उनके आवास आर ब्लॉक में सोन भवन में स्थित उनके छापेमारी करने पहुंची। इनकम टैक्स की टीम को छापेमारी में क्या मिला है इसकी अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि ट्रेन की पटरियों पर पशुओं के चलते होने वाले हादसों को रोकने के लिए रेल मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब रेल ट्रैकों की दोनों तरफ विशेष तरह की सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। इसकी नई डिजाइन को मंजूरी दे दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि प्रारंभिक चरण में 1000 किलोमीटर रेलवे ट्रैकों पर दोनों तरफ से सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। यह प्रयोग अगर सफल रहा तो फिर इसे विस्तार कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि रेलवे ने यह निर्णय हाल के दिनों में वंदे भारत ट्रेनों से पशुओं के टकराने की घटना के बाद लिया गया है। रेल मंत्री ने बताया है कि नई डिजाइन की बाउंड्री वॉल अगले 5 से 6 महीने में वैसे रेल ट्रैक बनाई जाएगी जहां से 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रफ्तार से ट्रेनें गुजरती है। इससे पटरियों पर पशुओं एवं अचानक आ गए लोगों के चलते होने वाले रेल हादसों पर काफ़ी हद तक नियंत्रण लगाया जा सकेगा। रेल मंत्री का कहना था कि पटरियों पर मवेशियों का आना लगा रहता है। वंदे भारत ट्रेन को डिजाइन करते समय इसका ध्यान रखा गया है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए सरकार कदम उठाने जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर माहौल खराब किया जा रहा है। पुलिस कर्मियों को किसी भी अपराधी को जाति धर्म और फिर पार्टी के नाम पर छोड़ना नहीं है। देश पहले है, शांति की बिना तरक्की नहीं आ सकती है। युवा ठेका की नौकरी अग्निवीर बनने की जगह बिहार में सिपाही बनने के लिए मेहनत कर रहे हैं। जब पुलिस में आवेदन की संख्या बढ़ गई है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काम की तारीफ करते हुए कहा है कि वे जो कहते हैं उसे करते हैं। अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के ऊपर वायुमंडल में नमी आर्द्रता की अधिकता से पिछले साल की अपेक्षा नवंबर में अभी कुछ अधिक ठंड महसूस हो रही है। जब विशेष करके दक्षिण पूर्वी बिहार और फिर उत्तर बिहार में अधिकतर जगहों पर पारा तुलनात्मक रूप में कम है। जब दक्षिण मध्य बिहार में भी कम बेश यही स्थिति है। IMD पटना के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस साल ठंड जल्द आ गई है। हालांकि तापमान सामान्य या फिर उससे कुछ कम है। जब बिहार में अधिकतम औसत तापमान 30 डिग्री से नीचे आ चुका है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने बताया है कि नवंबर में सर्दी सामान्य या फिर उससे अधिक होना अच्छी बात है। इससे विशेष करके गेहूं को फायदा होगा। आपको बता दूं कि बिहार के उत्तरी इलाके विशेष करके हिमालय की तराई वाले क्षेत्र में आज से कोहरा छाएगा। ये हल्का और फिर मध्यम दर्जे का होगा। जिन जिलों में कोहरा छाएगा उनमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज और फिर पूर्णिया जिला शामिल है। दक्षिण पश्चिमी बिहार में भी हल्का कोहरा देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में अगले 2-3 दिन बनी रहेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्वी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। जब बुधवार को संगठन जिला ढाका के मंडल पता है कि सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी का दामन थाम लिया। बीजेपी मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत कई बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आरजेडी का सदस्यता ग्रहण कर ली है। इनमें वैसे नेता शामिल है जो 1990 से बीजेपी के साथ बने रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन कर ली है। वहीं आरजेडी के जिला अध्यक्ष सुरेश यादव ने बताया है कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के कार्य से प्रभावित होकर के सैकड़ों लोगों ने बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन किया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट परिसर और फिर उसके आसपास के एरिया में मौजूद जंगली जानवरों को गोली मारी जाएगी। यहाँ 200 के करीब नीलगाय और जंगली सुअर रहते हैं। यहाँ डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने पुष्टि करते हुए कहा है कि शार्प शूटरों की मदद से इन जानवरों को मारा जाएगा। दरअसल अचानक से जंगली जानवरों के रनवे और फिर उसके आसपास आग धमकने के कारण एयरपोर्ट पर हादसा होने का डर बना रहता है। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर सुधीर कुमार गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए इस शूट आउट की बात पर मुहर लगाई है। सुधीर कुमार का कहना है कि दरभंगा एयरपोर्ट के अंदर के हालात ठीक नहीं है।
इस कारण से जानवरों को ट्रैंक्विलाइज यानी कि बेहोश करके उन्हें पकड़ना संभव नहीं है। जंगली जानवर रनवे के आसपास और फिर कई बार रनवे पर नजर आते हैं। ऐसे में बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। दोस्तों, बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार में बढ़ते वायु प्रदूषण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि हर जगह दिल्ली के वायु प्रदूषण की चर्चा है, जबकि देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में 7 बिहार की हैं। जब प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश सरकार में प्रदूषण मापने वालों को भी कोई ज्ञान नहीं है या फिर सरकार की होम डिलीवरी वाली शराबबंदी से नाराज होकर के वे गलत आंकड़े दे रहे हैं। जब बिहार में जन सुराज पद यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने बुधवार देर रात ट्वीट करके बिहार में प्रदूषण को लेकर के नीतीश सरकार को घेरा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार के 10 में से 7 शहर देश में सबसे प्रदूषित है, जबकि नीतीश कुमार के प्रदूषण मापने वालों को कोई ज्ञान नहीं है। उन्होंने शराबबंदी पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि बिहार में शराब की होम डिलीवरी हो रही है, इसी से नाराज होकर के सीएम नीतीश कुमार के अधिकारी गलत आंकड़े दे रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार के 13 शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खराब है। जैसे सीवान, बेतिया, बेगूसराय, पूर्णिया समेत कुछ जिलों में तो वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 400 के पार चला गया है, जो कि खतरनाक स्थिति में है, जहां लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूपी में पराली जलने और ठंड के मौसम में धुंध छाने की वजह से प्रदूषण के कण हवा में घुल रहे हैं, जिससे वायु जहरीली हो रही है, यानी कि हवा जहरीली हो रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि पूर्व मध्य रेल की ट्रेनों में यात्रियों को नाश्ते में चूरा, दही, लिट्टी चोखा, घुगनी, मखाना, खीर मिलेगी। जहाँ मखाना खीर शुगर और शुगर फ्री दोनों तरह का उपलब्ध रहेगा। लंच और डिनर में मोटे अनाज, बाजरा, कोदो, ज्वार आदि से बने व्यंजन भी परोसे जाएंगे। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने बिहार से चलने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों में स्थानीय स्तर के लोकप्रिय भोजन और नाश्ता मुहैया कराने का निर्णय लिया है। गाड़ी जिस स्टेशन से शुरू होगी वहाँ का स्थानीय खाना मेन्यू में शामिल किया जाएगा। IRCTC के आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि सामानों के दाम, ट्रेनों में उपलब्ध कराने की व्यवस्था, खाद्य सामग्रियों की गुणवत्ता आदि सभी बिंदुओं पर काम शुरू हो गया है। ट्रेनों में खान पान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने IRCTC को मेन्यू में जरूरी बदलाव करने की छूट देने का निर्णय लिया है, ताकि क्षेत्रीय व्यंजनों को प्राथमिकता के साथ बढ़ावा मिले। सूत्रों ने बताया है कि चूरा दही की व्यवस्था होगी, इसलिए IRCTC दही के लिए सुधा कंपनी के साथ करार करेगा। इस पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। ट्रेनों में शुगर फ्री भोजन की व्यवस्था के लिए मोटे अनाज के व्यंजन परोसे जाएंगे। मोटे अनाज में बाजरा, ज्वार, कोदो, रागी, कंगनी, सामा आदि से तैयार व्यंजन रहेंगे। ये अनाज कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में सहायता होते हैं। इसका मकसद स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है, इससे किसानों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि 21 साल पहले एक फिल्म आई थी जिसका नाम था नायक, द रियल हीरो। इस फिल्म में हीरो एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है और 24 घंटे में इतने काम कर देता है कि लोग उसे असल जिंदगी का नायक मानने लगते हैं। इस फिल्म की तरह ही उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में यानी कि प्रयागराज में एक बुजुर्ग भी एक दिन का CM बनना चाहते हैं और इस मांग को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। मथुरा से आए बुजुर्ग का कहना है कि जब तक उन्हें एक दिन का CM नहीं बनाया जाता है तो वो तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। 70 साल के प्रकाश चंद्र अग्रवाल का कहना है कि वे एक दिन का CM बन करके इतने काम कर देंगे जो नायक फिल्म का हीरो तक नहीं कर पाया। यही नहीं, उन्हें देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश का ही CM बनना है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के रहने वाले प्रकाश अग्रवाल अपनी इसी मांग को लेकर के इससे पहले कान्हा की नगरी में भी आंदोलन कर चुके हैं। जब अपने व्यक्तिगत कामों को लेकर के पिछले 30 सालों में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते वे इस कदर परेशान हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि अब वे खुद CM बने तभी उनके खुद के काम हो सकेंगे और साथ ही वे सिस्टम को भी सुधार सकेंगे। सिस्टम से बुरी तरीके से त्रस्त प्रकाश अग्रवाल अब खुद से ज्यादा जनता को इंसाफ दिलाने के लिए एक दिन का CM बनना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें एक दिन का CM बनने का मौका मिलता है तो फिर वे नायक फिल्मों के अनिल कपूर की तरह अफसरों को सिर्फ सस्पेंड नहीं करेंगे, बल्कि गलत काम करने वालों को या तो बर्खास्त कर देंगे या फिर उनका टीम डिमोशन कर देंगे। उनका दावा है कि सिस्टम को सुधारने के लिए 24 घंटे का वक्त कम नहीं होता है। अगर मजबूत इच्छा शक्ति हो तो फिर एक दिन में भी सिस्टम को सुधारा जा सकता है। खुद को CM बनाने की मांग को लेकर के धरने पर बैठे प्रकाश चंद्र अग्रवाल को देख करके अक्सर लोग हंसते हैं। उनकी मांग भले ही अटपटी हो, लेकिन वे जिस वजह से ये मांग कर रहे हैं उस समस्या से हर आम नागरिक जूझता रहता है। कहा जा सकता है कि व्यवस्था में पहले के मुकाबले कुछ सुधार भले ही हो गया हो, लेकिन हालात अब भी बहुत नहीं बदले हैं।
लोग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं। कई बार रिश्वत देकर के अपना काम कराने को मजबूर होते हैं, तो फिर कई बार सिस्टम के आगे घुटने टेक करके अपनी तकदीर को कोसते हुए घर बैठ जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के कटिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक कटिहार में 18 नवंबर से अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा, यानी कि आज से। इस रैली में 12 जिलों के युवा भाग लेंगे। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार कटिहार के गरवाल ग्राउंड में इस भर्ती रैली का आयोजन होगा। इस रैली के माध्यम से भारतीय सेना में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर कीपर और फिर अग्निवीर ट्रेडमैन के पदों पर भर्ती होगी। आपको बता दूं कि अग्निवीर के इन पदों पर भर्ती को लेकर के सबसे पहले नाप और फिर उसके बाद दौड़ होगी। इसमें सफल होने वाले सभी युवाओं को डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना, नालंदा, पूर्णिया समेत पूरे बिहार के लोग उद्यमी योजना में आवेदन कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का आवेदन 1 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इसको लेकर के तैयारियां की जा रही है। खबर के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत नीतीश सरकार बिहार के युवाओं को बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद करती है। इसमें 5 लाख रुपए लोन के रूप में तथा 5 लाख अनुदान के रूप में दिया जाता है। आपको बता दूं कि पुरुष आवेदन को 5 लाख रुपए 1% का ब्याज लिया जाता है, जबकि महिला आवेदन से किसी भी तरीके का ब्याज नहीं लिया जाता है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप अपने दस्तावेजों को एकत्रित कर लें। मिली जानकारी के अनुसार 1 दिसंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और 3 महीने तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 50 साल के बीच में होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आवेदक को कम से कम 10+2 IITI, पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा या फिर समकक्ष योग्यता उत्तीर्ण होनी चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना, नालंदा सहित पूरे बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए विभाग के द्वारा सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षकों की रंगीन तस्वीर फ्लेक्स बोर्ड पर लगाने के आदेश दिए हैं। खबर के अनुसार बिहार के प्राथमिक, माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों में पहले से ये आदेश जारी है, लेकिन कई जिलों से ऐसी खबरें सामने आ रही है कि कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक स्कूल के शिक्षकों की रंगीन तस्वीर फ्लेक्स बोर्ड पर नहीं लगाए हैं। आपको बता दें कि इसी महीने ध्यान में रखते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के सरकारी स्कूलों को सख्त आदेश दिए हैं। साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की रंगीन तस्वीर फ्लेक्स बोर्ड पर लगाना अनिवार्य कर दिया है। वहीं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर कोई स्कूल इस आदेश का पालन नहीं करते हैं या फिर इसमें लापरवाही बरती जाती है तो फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी और फिर उस विद्यालय के प्रिंसिपल दोषी माने जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि कुर्नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन और भाजपा की ओर से भले ही जीत का दावा किया जा रहा है, लेकिन दोनों के लिए जीत की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि इस सीट से पूर्व मंत्री मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी ने नीलाभ कुमार और एआईएमआईएम ने गुलाम मुर्तजा अंसारी को चुनावी मैदान में उतार दिया है। वीआईपी और एआईएमआईएम के प्रत्याशी महागठबंधन और भाजपा की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। 7 दलों के गठबंधन से बने महागठबंधन की ओर से अपने पक्ष में जातीय समीकरण होने की बात कही जा रही है, लेकिन यह समीकरण गोपालगंज उपचुनाव में फेल होता दिखा, क्योंकि वहां पर बसपा उम्मीदवार के रूप में साधु यादव की पत्नी इंदिरा यादव और एआईएमआईएम प्रत्याशी अब्दुल सलाम को लगभग 20,000 वोट मिले थे, जिससे महागठबंधन के प्रत्याशी मोहन गुप्ता लगभग 2,000 वोटों से चुनाव हार गए थे। जी हां, महागठबंधन और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध कुर्नी उपचुनाव में गोपालगंज में स्थिति अलग है। कुर्नी उपचुनाव में गोपालगंज से स्थिति अलग है, क्योंकि यहां पर महागठबंधन और भाजपा दोनों की कोर वोट बैंक में सेंध लगती दिखेगी। एआईएमआईएम के प्रत्याशी गुलाम मुर्तजा अंसारी, जो पहले जिला पार्षद रह चुके हैं, वह महागठबंधन के कोर वोटर माने जाने वाले मुस्लिम वोट काटेंगे, तो फिर वहीं वीआईपी प्रत्याशी नीलम कुमार भाजपा के कोर वोटर कहे जाने वाले भूमिहार वोटरों के में सेंध लगाएंगे। नीलाभ का कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से पुराना नाता रहा है। 2,84,000 वोटरों वाले कुर्नी में उपचुनाव से पहले टिकट के लिए काफी जद्दोजहद हुई। दोस्तों, बड़ी खबर सीतामढ़ी से आ रही है, जहां विजिलेंस की टीम ने घूसखोर ड्रग इंस्पेक्टर को धर दबोचा है। जहां उन्हें उनके आवास से घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार ड्रग इंस्पेक्टर नवीन कुमार है, जो 2 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए हैं। विजिलेंस की टीम ने ड्रग इंस्पेक्टर के शहर के पासवान चौक के पास किराए के मकान पर छापेमारी की और फिर नवीन कुमार को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया, जब वे 2 लाख रुपए घूस ले रहे थे। इसी दौरान विजिलेंस की टीम उनके आवास पर पहुंच गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मामले से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है
उसके मुताबिक ड्रग इंस्पेक्टर ने शहर के दवा व्यवसायी मुकेश कुमार और फिर विनोद कुमार से 75,000 और 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जहां उनसे कहा गया था कि दुकान का भौतिक सत्यापन के लिए घूस देने होंगे। लेकिन दुकानदारों ने विजिलेंस को सूचना दे दी और दोनों पैसे लेकर के घूस देने के लिए इंस्पेक्टर के आवास पर पहुंचे ही थे कि विजिलेंस की टीम की एंट्री हो गई और घूस लेने से पहले ही ड्रग इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में इन दिनों अपराधियों का तांडव इस कदर बढ़ गया है कि रात तो रात अब दिन के उजाले में भी अपने काले मंसूबे को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब आम तो आम खास लोग भी इसके चंगुल से बच नहीं पा रहे हैं। इसी कड़ी में अब जो मामला सामने आया है वह बिहार के सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर गोलीबारी की हुई है। दरअसल सहरसा सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेघा बाईपास रोड में जदयू व्यवसायिक प्रकोष्ठ के नगर अध्यक्ष चंद्रभूषण झा के साथ नरियार निवासी भोला सिंह ने 4-5 अन्य लोगों के साथ मिलकर के गोलीबारी करके 50,000 रुपए छीन लिया है। बताया जा रहा है कि जदयू नेता किसी जरूरी काम को लेकर के बेंगहा बाईपास रोड में जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके गोलीबारी की गई और फिर हथियार के बल पर 50,000 रुपए भी छीन लिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े हुए हैं। यह मामला खगड़िया जिले से जुड़ा हुआ है, जहां डॉक्टरों की लापरवाही इस कदर देखने को मिली जिसे सुनकर के हर कोई हैरान रह गया। दरअसल खगड़िया जिले में कुछ महिलाएं बंध्याकरण यानी कि नसबंदी के लिए अस्पताल पहुंची थी, लेकिन डॉक्टरों ने इस कदर लापरवाही दिखाई कि इन महिलाओं का बंध्याकरण का ऑपरेशन बगैर बेहोश किए ही कर दिया। इस दौरान महिलाएं चीखती और चिल्लाती रही, लेकिन ना तो उनको बेहोश किया गया और ना ही कोई दर्द को रोकने वाली दवा दी गई। घटना बिहार के खगड़िया जिले की अलौली प्रखंड के पीएचसी की है, जहां की डॉक्टर गुलसनवर पर यह संगीन आरोप लगे हैं। जब बंध्याकरण के लिए पहुंची महिलाओं का आरोप है कि उनको बिना बेहोश किए ही ऑपरेशन कर दिया है। चीरा लगाने के दौरान कई महिलाएं दर्द से तड़पती रही, लेकिन डॉक्टर लापरवाही की हद को पार करते हुए चीरा लगाते रहे। बंध्याकरण का ऑपरेशन कराने आई महिला कुमारी प्रतिमा की माने तो डॉक्टर से जब पूछा गया है कि बिना सुई दिए ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं, तो फिर डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन के बाद सुई दी जाएगी। उसके बाद हम जोर से चिल्लाने लगे, तब पैर हाथ पकड़ करके मेरा ऑपरेशन कर दिया गया। अस्पताल में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन को लेकर के विशेष शिविर लगाया गया, जिसमें 23 महिलाओं का ऑपरेशन बिना सुई और बेहोशी के ही कर दिया गया। सभी ने इसको लेकर के एतराज जताया, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई और सभी का बिना बेहोशी और फिर सुई की ही ऑपरेशन कर दिया गया। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार सरकार के लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे विभाग ने बिहार में लगभग 10,000 भर्तियों पर आवेदन मांगे हैं। इनमें अमीन सहित कई और पदों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस भर्ती परीक्षा में बड़ा अपडेट यह है कि पहले इसके लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 16 नवंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 22 नवंबर कर दिया गया है। तो ऐसे में अगर आप भी सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं और बिहार में रह करके काम करना चाहते हैं, तो फिर ये मौका आपके लिए ही है। जब देर ना करें और फिर आप तुरंत इसमें अप्लाई कर दें। इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जाना होगा। उसके बाद आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। बिहार सरकार के लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे विभाग के द्वारा निकाली गई इस भर्ती परीक्षा के लिए अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता चाहिए, जैसे ASO और फिर कानून के पद पर अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास BE और BTech की योग्यता होनी चाहिए। वहीं अगर आप अमीन के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कलर के पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के पास अच्छा मौका है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इन पदों पर आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट IOCL.com पर आवेदन करना होगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने देश भर में कुल 465 अप्रेंटिस के पदों पर आवेदन मांगे हैं। आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। वहीं अगर आयु सीमा की बात की जाए तो फिर उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 24 साल तय की गई है। इसमें योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो अलग अलग पदों पर आवेदन के लिए अलग अलग योग्यताएं तय की गई है। हालांकि इन पदों पर नौकरी के लिए 12वीं पास से लेकर के ग्रेजुएट उम्मीदवारों के पास का मौका है। ज्यादा जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक नोटिफिकेशन को देख सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार के समय उर्दू शिक्षक से लेकर के दारोगा सिपाही तक जिन 10,000 से ज़्यादा पद लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, उन्हें दोबारा नियुक्ति पत्र बांटने की बाजीगरी से नीतीश कुमार बेरोजगारों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गांधी मैदान में कभी गिलास से रुमाल और खाली बर्तन से कबूतर निकालने की बाजीगरी दिखाने वाले मजमा लगाते थे, आज वही नीतीश कुमार फूंक मार करके हजारों नियुक्ति पत्र निकाल दे रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि बुधवार को जिन 10,459 लोगों को दारोगा सिपाही के पद पर नियुक्ति पत्र दिए गए, उन्हें 1 साल पहले जनवरी में ही संबंधित जोन के एसपी डीआईजी नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस सेवा के लोग जब बिना प्रशिक्षण पूरे किए पूरी वर्दी नहीं पहन सकते, तब नियुक्ति पत्र लेते समय वे वर्दी में कैसे दिखे, ये पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को उन नियुक्तियों के पत्र बांट करके श्रेय लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, जिनकी प्रक्रिया 9 अगस्त को सरकार बदलने से पहले शुरू हो चुकी थी। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि महागठबंधन सरकार की पहली कैबिनेट में पहले दस्तखत से 10 लाख युवाओं को अस्थायी नौकरी देने का जो वादा किया था, उसका समय तो अभी तक शुरू ही नहीं हुआ है। क्या वह कैबिनेट की 100 बैठकों के बाद गिनती शुरू होगी? तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बालू घाट नीलामी को लेकर के अब बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि अब कोई भी आपराधिक छवि वाले लोगों को बालू घाट का टेंडर नहीं ले पाएंगे। खान एवं भूतत्व विभाग ने यह फैसला लिया है कि जिनके ऊपर संगीन अपराध का मुकदमा दर्ज होगा, उन्हें बालू घाट नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि उन्हें टेंडर में शामिल होने तक की अनुमति नहीं दी जाएगी। दरअसल बिहार में शुरू से ही ज्यादातर बालू के खनन में आपराधिक छवि के लोगों का ही बोलबाला रहा है, लेकिन अब सरकार ने अपराधियों को बालू के खनन से दूर रखने का प्लान तैयार कर लिया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने यह फैसला लिया है कि जिनके ऊपर संगीन अपराध का मुकदमा दर्ज होगा, उन्हें बालू घाट नहीं मिलेगा। खान एवं भूतत्व विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति यदि मुकदमे में फंसा हुआ होगा या फिर उनके ऊपर मुकदमा चल रहा होगा, उन्हें किसी सूरत में बालू घाटों का बंदोबस्ती नहीं दी जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में क्राइम कंट्रोल करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। पुलिस विभाग के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हर थाने में हमने 2 गाड़ी दी हैं, अगर और भी जरूरत पड़ेगी तो फिर हर थाने में तीसरी गाड़ी भी उपलब्ध कराई जाएगी। रात में पुलिस घूमती रहेगी तभी तो क्राइम कंट्रोल होगा, जब पुलिस बल की संख्या बढ़ेगी तभी तो गश्ती ठीक से होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में भव्य कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। इसमें 30% से ज्यादा महिलाएं पुलिसकर्मियों को पत्र दिया गया। नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। दोस्तों बात करेंगे कि गोरखपुर शहर के जनप्रिय बिहार कॉलोनी में रहने वाले मां बेटे ने आर्थिक तंगी और फिर सूदखोरों के दबाव में जहरीली पदार्थ खाकर के अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बुधवार को फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंची पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो फिर 3 पन्ने का सुसाइड नोट मिला, जिसमें घर की आर्थिक तंगी और सूदखोरों का नाम भी लिखा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बुधवार को पुलिस जनप्रिय बिहार कॉलोनी में स्थित सरोज देवी के घर पहुंचे। कमरे का ताला खोलने के बाद तलाशी ली तो सुसाइड नोट मिला। इसकी जानकारी होने पर आसपास के लोगों से घटना के बारे में जानकारी ली तो पता चला है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे मां बेटे ने खर्च चलाने के लिए सूदखोरों से रुपए लिए थे, जिसे लौटाने का वह दबाव बना रहे थे। बैंक में नौकरी करने वाला बड़ा बेटा श्रेयस भी मदद नहीं कर रहा था। परेशान होकर के वह मंगलवार की दोपहर में छोटे बेटे मनीष उर्फ विक्की के साथ श्रेयस से मिलने खलीलाबाद उसके बैंक पर गई थी, जहां उनमें कहासुनी हुई। बाद में वह घर लौट आए और फिर रात में जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पैदल यात्रा भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र पहुंची। जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के मालेगांव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि संविधान की रक्षा के लिए हम भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। किसान की बुनियादी जरूरतें पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर है, लेकिन मौजूदा सरकार ने इन चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। राहुल गांधी ये कोई पहली बार मोदी सरकार पर निशाना नहीं साधा है, बल्कि इससे पहले वे कई बार जुबानी हमला कर चुकी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आगे कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार कहती है कि अग्निवीर बनो, 6 महीने प्रशिक्षण लो, 4 साल सेना में काम करो, फिर जीवन भर बेरोजगार हो जाओ। ये कैसा राष्ट्रवाद है? अग्निवीर के नाम पर युवाओं की भावनाओं से खेल खेल रहे हैं। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के कांग्रेस ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ भारी संख्या में लोगों की भीड़ चल रही है। इस दौरान वे लोगों से सीधे रूबरू हो रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से बहुत से ऐसे लोग हैं जो शराब पीने के लिए पड़ोसी राज्य झारखंड या फिर यूपी का रुख कर लेते हैं। हालांकि दूसरे प्रदेशों से शराब पीकर के बिहार की सीमा में प्रवेश करने के दौरान बहुत से लोग पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन शराब के शौकीन लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हालांकि इस बार का मामला थोड़ा सा अलग है। इस बार पुलिस ने यूपी से शराब पीकर के बिहार आ रहे नेताजी को शराब के नशे में धर दबोचा है। जब बिहार के बक्सर पुलिस के हत्याचर्य नेताजी उस पार्टी से हैं जो अक्सर शराबबंदी को लेकर के सवाल उठाती रहती है। दरअसल पुलिस ने जिस नेता को गिरफ्तार किया है वह शराबबंदी को लेकर के अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल उठाने वालों पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी के महादलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। यह बक्सर में उत्पाद विभाग की टीम ने चौसा चेक पोस्ट में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के महादलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बद्रीनाथ मांझी को शराब के नशे में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि चौसा चेक पोस्ट पर उत्पाद विभाग की टीम यूपी की तरफ से आने वाले लोगों की जाँच कर रही थी। इसी दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने नशे के हालात में बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे 3 लोगों को हिरासत में लिया था। हिरासत में लिए गए इन 3 लोगों में मांझी के पार्टी यानी कि जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी के नेता शामिल है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नीतीश सरकार की कार्यशैली को कोसते हुए लोकसभा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने ग्रेजुएट चावली प्रियंका गुप्ता को अपना समर्थन देते हुए ऐलान किया है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा है कि अगर पटना नगर प्रशासन ने प्रियंका गुप्ता की जब्त किए गए ठेले को वो सम्मान सहित वापस नहीं किए तो फिर वे सरकार की ज्यादती के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन को मजबूर हो जाएंगे। सोशल मीडिया पर ग्रेजुएट चावली प्रियंका गुप्ता की दुख भरी दास्तां वायरल होने के बाद पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि ग्रेजुएट चावली बिहार की आत्मनिर्भर बेटी है। वे हर बेटी की प्रेरणा है। उनका दुकान जब्त करना शासन प्रशासन की बेईमानी है, गुंडागर्दी है। पटना नगर निगम शीघ्र ही जल्द ही ग्रेजुएट चावली बेटी का ठेला वापस करे, अन्यथा डायरेक्ट एक्शन के लिए मजबूर न करें। आपको बता दूं कि MBA चाय वाले के तर्ज पर पटना में वेमेस कॉलेज के पास ग्रेजुएट चाय वाली नाम से चाय की दुकान चलाने वाली प्रियंका गुप्ता ने वेमेस कॉलेज से चाय की स्टॉल को जब से बोरिंग रोड पर शिफ्ट किया है, पटना नगर निगम की निगाहें उन पर टेढ़ी हो गई है। कुछ दिन पहले भी पटना नगर निगम ने प्रियंका के ठेले को जब्त किया था, लेकिन उस समय वे सीधे लालू प्रसाद यादव के दरबार में पहुंच गई थी और लालू आवास से आदेश के बाद उनका ठेला वापस दिया गया था। लेकिन उसके बाद प्रियंका के साथ फिर वही किस्सा हुआ है और नगर निगम ने उनकी स्टॉल पर फिर से धावा बोला और फिर उनकी दुकान को जब्त कर लिया। जिसके बाद प्रियंका ने बीते सोमवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए बताया है कि वे चाय के स्टॉल को बंद करने जा रही है क्योंकि पटना नगर निगम उन्हें बार बार परेशान कर रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सहरसा से एक दिलचस्प खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां एक नाबालिग जोड़े को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई और फिर आशिकी में दिल्ली से बिहार तक का सफर तय कर लिया। बताया जाता है कि सदर थाना इलाके के सुलिंदाबाद गांव निवासी नाबालिग पैसों की कमी के कारण दिल्ली में काम करने पहुंच गया, जहाँ इनकी मुलाकात 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से हुई, जिसके बाद दोनों में प्यार हुआ और फिर कहानी आगे बढ़ गई। दरअसल बिहार के सहरसा से काम करने गए एक नाबालिग युवक को एक अपने नाबालिग लड़की से प्यार हो गया दिल्ली में, जिसके बाद दोनों साथ जीने मरने की कस्में खाकर के दिल्ली से रफू चक्कर होकर के सहरसा पहुंच गए। लड़का नाबालिग लड़की को अपने घर ले आया, जहां दोनों साथ में रहने लगे। जहां वहीं लड़की के घर से भागने के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया, जिसके बाद परिवार वाले लड़की को तलाशने लगे, लेकिन लड़की का कुछ अता पता नहीं चल सका। उसके बाद माता पिता ने दिल्ली NCR यूपी में मामला दर्ज कराया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ काफी तेजी के साथ ऊपर बढ़ता जा रहा है। जब बिहार में शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जिस दिन हत्या लूट की खबरें नहीं आता हो। इसी कड़ी में अब एक मामला बेगूसराय जिला से सामने आया है। दरअसल बिहार के बेगूसराय में एक महिला की संदिग्ध अवस्था में ससुराल में जान चली गई, जिसके बाद महिला के मायके वालों ने 5 लाख रुपए नहीं देने पर हत्या करने का आरोप लगाया है। आरोप के बाद पुलिस ने महिला के पति और फिर देवर को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। ये घटना चौराहे थाना क्षेत्र के बड़ी जाना गाँव की है। बताया जाता है कि बड़ी जाना गांव निवासी मोहम्मद अफरोज की पत्नी सामना खातून की बुधवार देर रात संदिग्ध अवस्था में जान चली गई। जान जाने की जानकारी मिलने के पर मायके वाले पहुंचे और फिर हत्या का आरोप लगाया। मायके वालों का आरोप है कि मृतकों की बेटी की शादी 7 नवंबर को हुई थी। उस शादी के लिए ससुराल वाले मायके से 5 लाख रुपए लाने के लिए दबाव बना रहे थे और फिर प्रताड़ित कर रहे थे। इसी को लेकर के उसकी हत्या कर दी गई।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के आवास पर आईटी की रेड के बाद सियासी पारा तेज हो गया है। इस छापेमारी के बाद जेडीयू की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जेडीयू कोटे से मंत्री मदन सहनी ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगता है कि वे हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकता। ऐसे कितने रेड होते रहते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय जांच एजेंसियों का काम ही सिर्फ रह गया है। वहीं कुर्नी में होने वाले उपचुनाव पर मदन सहनी ने कहा है कि यहाँ हमारी एक तरफा लड़ाई है। हमारे उम्मीदवार मनोज कुशवाहा पहले भी 3 बार वहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यहाँ कोई आसपास भटकने वाला भी नहीं है। कुशवाहा की जीत तय है। उन्हें नीतीश तेजस्वी का आशीर्वाद मिला है। जेडीयू और आरजेडी की सरकार मिलकर के बिहार के लिए काम कर रही है। हमने राज्य की तरक्की के रास्ते पर लाने का काम किया है। यही वजह है कि नीतीश कुमार पर लोग भरोसा जताते हैं। मदन सहनी ने अनिल सहनी की नाराजगी पर चर्चा भी की है। उन्होंने कहा है कि किसी एक व्यक्ति के मतदाता का फैसला नहीं बदल जाएगा। वोट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नाम पर ही दी जा रही है। दोस्तों अब सेहत की बात करते हैं तो बात करते हैं कि शरीर को कई पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। विटामिन मिनरल्स शरीर को कई ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराते हैं। खास करके विटामिन डी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। कई लोग विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए धूप पर निर्भर रहते हैं, लेकिन जिन लोगों को पर्याप्त मात्रा में धूप नहीं मिलती है वे अपने आहार पर ध्यान देकर के इस विटामिन की कमी को पूरा कर सकते हैं। विटामिन डी की कमी से मांसपेशियों में दर्द, बाल झड़ना, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और फिर कैल्शियम की कमी हो सकती है। अभी हम आपको वह चीज़ों के बारे में बता रहे हैं जिनका सेवन करने से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं दूध के बारे में। गाय के दूध में विटामिन डी भी पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। फूड फैट दूध का सेवन करने से आपके शरीर को विटामिन डी की पूर्ति होगी। इसके अलावा दूध को प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन ई और फिर पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। मछली के सेवन से आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सामन, टूना, वसायुक्त मछली भी विटामिन डी से भरपूर होती है। कैल्शियम, प्रोटीन और फॉस्फोरस भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप नॉन वेज का सेवन करते हैं तो फिर इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। जब विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप दलिया का सेवन कर सकते हैं। विटामिन डी खास तौर पर साबुत अनाज दलिया में पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो फिर दलिया को अपने डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। आप नाश्ते में या फिर पूरे दिन में दलिया को पीस करके रोटियां बना सकते हैं। जहाँ विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आप मशरूम का सेवन कर सकते हैं। जिस तरीके से विटामिन डी सूरज की रोशनी से मिलता है, उसी तरीके से मशरूम भी सूरज की रोशनी को सोख करके विटामिन डी बनाता है। इसमें विटामिन डी के साथ साथ और भी कई तरीके के पोषक तत्व होते हैं जो सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद होते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बदली हुई जीवन शैली, भाग दौड़, तनाव और फिर बेतरतीब खान पान, इन सभी का असर हमारे सेहत पर, शरीर पर बुरी तरीके से पड़ता है। इससे जहां हम कई अलग अलग रोगों से परेशान होते हैं तो फिर वही मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब करता है। इससे कहीं ना कहीं हमारी याददाश्त पर असर पड़ता है। चाबी रख करके भूल जाना, डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर रख देना, इधर उधर फेर देना, फिर कहाँ रखा ये याद नहीं रहता। ये चीज़ें आपको परेशान करने के लिए काफ़ी है। ऐसे में कई तरीके हैं जो आपकी याददाश्त को मजबूत करने में सहायक हो सकते हैं। जब नींद के दौरान हमारा दिमाग सूचनाओं को इकट्ठा करता है, इसलिए एक दिन में 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। इसमें दिमाग रिलैक्स रहता है और सभी चीज़ याद रहती है। दूसरा है पैशन और भागीदारी। पैशन से हमारी दिमाग की शार्पनेस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जब हमें किसी चीज़ के प्रति पैशन होता है तो फिर हम अपनी एनर्जी और समय का एक बड़ा भाग उस चीज के लिए समर्पित कर देते हैं। बार बार संघर्ष से हमारी दिमाग को एनर्जी मिलती है, जिससे दिमाग तेज बनता है। तीसरा है स्वस्थ भोजन। हमें स्वस्थ और फिर तेज दिमाग के लिए स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ताजे फल और सब्जियां, ओमेगा 3 से संतुलित भोजन को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। चौथा है शराब का सेवन ना करना। ज्यादा शराब का सेवन करने से हमारी दिमाग की कोशिकाएं मर जाती है, जिससे हमारी याददाश्त कम हो जाती है। तो ऐसे में अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं तो आज से ही आप तुरंत उसको छोड़ दें। पांचवा है तनाव से बचना। लंबे समय तक तनाव में रहना या फिर पुराना तनाव, चाहे वह शारीरिक हो, हमारी याददाश्त के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें जीवन में अनुशासित होने का ऑप्शन चुन करके तनाव को दूर करना चाहिए। जब कुछ शोध में सामने आया है कि योग करने से हमारे दिमाग पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दिमाग में सुधार करने और फिर याददाश्त को बढ़ाने के लिए हमें हर रोज योग करना चाहिए। सातवां है नशे के सेवन से बचना। हमें शराब,
तंबाकू और ड्रग का सेवन करने से बचना चाहिए क्योंकि नशे की लत से याददाश्त पर उल्टा प्रभाव पड़ता है। 8वां है जंक और फास्ट फूड से बचना। जंक फूड पैक वाला भोजन हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जंक फूड हमारे दिमाग की याददाश्त पर उल्टा प्रभाव डालता है, इसलिए हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। दोस्तों ये खबर बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।